हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स कहते हैं, साधन के घटते प्रतिफल के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि ये जो साधन के घटते प्रतिफल हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हैं, ये अधिकतर कृषि के ऊपर लागू होते हैं। और कृषि के ऊपर इसके लागू होने के क्या कारण हैं, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि हम इस नियम को लागू होने से किस प्रकार से रोक सकते हैं, हाउ दिस लॉ कैन बी पोस्टपोन्ड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है। आज हम पढ़ेंगे ये जो हमारे साधन के घटते प्रतिफल हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या महत्व है। साधन के घटते प्रतिफल के ऊपर बहुत से नियम आधारित हैं, इसी से इसका महत्व स्पष्ट होता है। तो कौन कौन से नियम साधन के घटते प्रतिफल के ऊपर आधारित हैं, उसमें पहला हमारा नियम आता है जनसंख्या के सिद्धांत का आधार। जनसंख्या के सिद्धांत का आधार यानी कि बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ अनाज उतनी तेज़ी से उत्पादित नहीं हो रहा। उसका क्या कारण है? माल्थस का ये कहना है कि अनाज उतनी तेज़ी से उत्पादित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भूमि के ऊपर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। सेकंड है लगान के सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रेंट। लगान का सिद्धांत किसने दिया है? ये रिकार्डो ने। लगान का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया है। ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में लगान के सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लगान के सिद्धांत में रिकार्डो ने क्या बताया है कि जैसे जैसे हम एक भूमि के टुकड़े के ऊपर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो उत्पादन हमें हर बार कम मिलता है, उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भूमि की फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। कैसे? रिकार्डो ने क्या बताया, ये मान लो हमने ले लिया डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी ले लें, डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर हमने एक भूमि के टुकड़े के ऊपर डोजेज ऑफ लेबर कैपिटल, पहली डोज लगाई, दूसरी डोज लगाई, तीसरी डोज लगाई। पहली डोज लगाई तो प्रोडक्शन मान लो 10 यूनिट हो रहा है, दूसरी डोज लगाई तो प्रोडक्शन 8 यूनिट हो रहा है, तीसरी डोज लगाई तो प्रोडक्शन 6 यूनिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है एक भूमि के टुकड़े के ऊपर जब हम डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं, डोजेज 1 से 2 कर दी, 2 से 3, श्रम और पूंजी बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हमें पहले से कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है और हमें उत्पादन कम मिलता है। इसी वजह से घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तीसरा, वितरण के सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का सिद्धांत का आधार भी घटते प्रतिफल का नियम है। अब ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बात बताई गई है? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कहा गया है कि इसमें भी यही बात कही गई है कि जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों का अधिक प्रयोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली सीमांत उत्पादकता हमारी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तभी तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बताया गया है कि जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों का अधिक प्रयोग करते हैं, उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है इष्टतम उत्पादन का आधार, बेसिस ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन। इष्टतम उत्पादन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन का आधार भी घटते प्रतिफल का नियम है या साधन के घटते प्रतिफल है। इष्टतम उत्पादन क्या होता है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या होता है? इष्टतम उत्पादन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन का मतलब है कि जब हमने उत्पादन के साधन का प्रयोग करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करके मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन को हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहते हैं। इससे ज़्यादा हम उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो अगर हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त कर लिया है,
मान लो हमने 7 लेबर लगाए और 7 लेबर लगा के मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा 15 यूनिट होता है। 7 लेबर लगाए 15 यूनिट, ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है। अगर हम 8वां लेबर लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम होकर 14 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 7 वर्कर लगाकर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन 15 यूनिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो अगर हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त कर लिया है तो वो हमें ये बताता है कि अगर इसके बाद भी हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, लेबर को बढ़ाएंगे, तो हमें उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमें उत्पादन कम मिलेगा। जैसे 7 के बाद हमने 8 वर्कर कर दिए तो उत्पादन हमारा कम हो गया। तो घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है। चाहे आप इसके बाद लेबर बढ़ा दो, कैपिटल बढ़ा दो, हाँ, उत्पादन हमें इससे कम ही मिलेगा, 15 यूनिट से कम ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इष्टतम उत्पादन का आधार क्या है? घटते प्रतिफल का नियम। यानी कि घटते प्रतिफल का नियम का लागू होना बताता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आविष्कारों का आधार, बेसिस ऑफ इन्वेंशन। अगर बेसिस ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का आधार, घटते प्रतिफल का नियम अगर लागू होना शुरू हो गया है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब हमें नई नई इन्वेंशंस, नए नए आविष्कार करने की ज़रूरत है, क्योंकि डोजेज ऑफ लेबर और कैपिटल को बढ़ाकर उत्पादन तो बढ़ ही नहीं रहा। तो क्या ज़रूरत है? नए नए आविष्कार करने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना ये बताता है कि अब हमें नए नए आविष्कार, नई इन्वेंशंस करने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या के प्रवास का आधार, बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर घटते प्रतिफल का नियम लागू होना शुरू हो गया है तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि अब जो पॉपुलेशन है उस जगह पर रहकर काम नहीं करेगी। अगर पॉपुलेशन, लोग खेती का काम कर रहे हैं और घटते प्रतिफल का नियम लागू होना शुरू हो गया है तो लोग क्या करेंगे? खेती को छोड़ देंगे। खेती को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? शहरों में चले जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना ही माइग्रेशन के पॉपुलेशन के माइग्रेशन का कारण है, जनसंख्या के प्रवास का कारण है। जनसंख्या गांव छोड़कर, लोग गांव छोड़कर, खेती का काम छोड़कर दूसरा काम क्यों करते हैं? लोग गांव छोड़कर शहरों में क्यों जाते हैं और दूसरा काम क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, उत्पादन कम होता है, लोग अपने जीवन स्तर को नहीं बढ़ा पाते, इनकम खेती में कम होती है। इस वजह से लोग खेती छोड़कर खेती छोड़कर, खेती का काम छोड़कर शहरों में माइग्रेट कर लेते हैं, यानी कि लोगों का प्रवास शुरू हो जाता है। तो जनसंख्या के प्रवास का कारण क्या है? घटते प्रतिफल का नियम। भूमि पर घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने की वजह से ही जनसंख्या, पॉपुलेशन गांव छोड़कर शहरों में जाती है और दूसरा काम शुरू करती है। नेक्स्ट है उद्योगों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। घटते प्रतिफल का नियम हमें ये बताता है कि कृषि के कंपैरिजन में इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि कृषि में हम जब श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं, पूंजी, कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं तो उत्पादन तो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, लोगों की इनकम कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, जब हम लेबर ज़्यादा लगाते हैं तो प्रोडक्शन बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबे समय के बाद उत्पादन कम होना शुरू होता है और पर कैपिटा इनकम इंडस्ट्री में लोगों की ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर में कम होती है। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में बेटर हैं। तो घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना हमें इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को बताता है। तो इससे हमें ये पता चला कि घटते प्रतिफल के नियम के क्या महत्व हैं। महत्व कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ घटते प्रतिफल के नियम का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक हेडिंग इसमें और बचा है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। इस घटते प्रतिफल के नियम को हम किस प्रकार से स्थगित कर सकते हैं? इसके बाद ही हमारा ये क्वेश्चन घटते प्रतिफल का कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम घटते प्रतिफल के नियम को रोकना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं,
रोक तो नहीं सकते, रोक नहीं सकते, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर हम इसको स्थगित करना चाहते हैं तो पोस्टपोन 2 तरीके से किया जा सकता है। घटते प्रतिफल के नियम को लागू होने से रोका नहीं जा सकता, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं? पोस्टपोन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है उत्पादन तकनीक में सुधार करके, बाय इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अच्छी तकनीक यूज़ करेंगे, तो उत्पादन हमारा फिर घटेगा नहीं, उत्पादन बढ़ेगा। तो उत्पादन की तकनीक में सुधार लाकर हम इस घटते प्रतिफल के नियम को पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं। सेकंड है स्थिर साधन का पूर्ण स्थानापन्न उपलब्ध करवा के, बाय ऑब्टेनिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अगर हम स्थिर साधन का, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, फिक्स्ड फैक्टर, जैसे मान लो फिक्स्ड फैक्टर हमारी लैंड है, अगर हमारे पास लैंड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, हमें और लैंड मिल जाए, तो हम और लैंड का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर श्रम और पूंजी की इकाइयाँ अधिक लगाकर तो उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता बहुत लंबे समय तक, लेकिन अगर हमें लैंड का सब्स्टिट्यूट मिल जाए, और लैंड मिल जाए, तो उस और लैंड के ऊपर श्रम और पूंजी की इकाइयाँ लगाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा घटते प्रतिफल का नियम, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम कर रहे हैं पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। पहले हमने साधन के प्रतिफल पढ़े थे। हमने पढ़ा था शुरू में उत्पादन के नियमों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने पढ़ा था साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? हमने जब साधन के प्रतिफल पढ़े थे, रिटर्न्स टू फैक्टर पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि साधन के प्रतिफल अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में लागू होते हैं। लेकिन ये जो पैमाने के प्रतिफल है, रिटर्न्स टू स्केल है, ये शॉर्ट पीरियड में नहीं, ये लॉन्ग पीरियड में लागू होते हैं, दीर्घकाल में ये लागू होते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में जब हम समान मात्रा में वृद्धि करते हैं, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में जब हम समान मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो समान मात्रा में वृद्धि करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जब दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करके उत्पादन को घटाया बढ़ाया जाता है, उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। तो आपको क्या पता चला? पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में, समान मात्रा में बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। आगे हमने पढ़ना है पैमाने के प्रतिफल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और पैमाने के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये फैक्टर नहीं आएगा, ये स्केल आएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और तीसरा आता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं पैमाने के बढ़ती प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? जब उत्पादन के साधन को हम एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं, जब हम उत्पादन के साधन को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं और उत्पादन उससे अधिक बढ़ता है, जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए, अगर उत्पादन उससे अधिक बढ़ता है, तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कब हमें प्राप्त होते हैं? ये हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, जब श्रम विभाजन की संभावनाएं हमारी बढ़ती हैं, क्योंकि हमने लेबर बढ़ा दी। लेबर को बढ़ाने से श्रम विभाजन की संभावनाएं बढ़ गई। श्रम विभाजन की संभावनाएं बढ़ने से क्या हुआ? बहुत सारी हमें बचतें प्राप्त हुई।
और उत्पादन बढ़ गया। तो क्या बताया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब इम्प्लीमेंट होते हैं, जब हम उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं और उससे उत्पादन क्या होता है, जितना हमने उत्पादन के साधन बढ़ाए उत्पादन उससे अधिक बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब डिवीजन ऑफ लेबर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, श्रम विभाजन होगा, तो बहुत सारी हमें बचतें प्राप्त होंगी और हमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स। जो भी हमारे पास उत्पादन के साधन है, जैसे लेबर है, कैपिटल है, उन दोनों को हमने इंक्रीज किया। जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उन सबको हम इंक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज। जैसे हमने 5%, 10%, 15, 20, 25% हमने इंक्रीज किया। जब हम उत्पादन के सभी साधनों को इतनी परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो हमारा कितना परसेंटेज उत्पादन बढ़ता है, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। ये हमने वाई के एक्सिस पर लिया। 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, हमारा आउटपुट कितना बढ़ रहा है। कैसे, देखो हमने फैक्टर्स को, उत्पादन के साधन को 10%, यहाँ लाइन लगाइए, उत्पादन के साधन को हमने 10% बढ़ाया। उत्पादन के साधन तो हमने 10% बढ़ा दिए, सभी साधन, लैंड उत्पादन के सभी साधन। दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन हमारा फिक्स नहीं होता, चाहे वो लैंड ही क्यों ना हो। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन वेरिएबल होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। हमने उत्पादन के सभी साधन को इंक्रीज किया, एक निश्चित अनुपात में हमने बढ़ाया, सभी को 10% बढ़ाया। उत्पादन के सभी साधन तो 10% बढ़ाए, लेकिन उत्पादन हमारा कितना बढ़ा, उत्पादन हमारा 15% बढ़ गया। यानी कि जितने हमने परसेंट इंक्रीज की फैक्टर्स इनपुट में, उत्पादन के साधन में जितनी वृद्धि की, हमारा उत्पादन उससे ज़्यादा मिला है। 10% हमने इंक्रीज की, उत्पादन हमें 15% मिला है। हमने फिर मान लो 15% इंक्रीज किया तो उत्पादन में 25% हमारा बढ़ा। यानी कि जितने परसेंटेज हमने फैक्टर को इंक्रीज किया, प्रोडक्शन अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर की संभावना है, क्योंकि सभी साधनों को हम बढ़ाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा हमारा आता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू, ये हमने स्केल लिखना है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं, जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाते हैं, यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में ही बढ़ता है, यानी कि उत्पादन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो हम कहेंगे कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए उत्पादन भी उतना ही बढ़ रहा है। ऐसा तब होता है कि जब पैमाने को जब पैमाने को बढ़ाने से बचतें और हानियाँ दोनों बराबर हो जाती हैं। क्या बताया, जब पैमाने को बढ़ाने से, स्केल को बढ़ाने से बचतें और हानियाँ दोनों बराबर हो जाती हैं। हमने स्केल बढ़ा दिया लेकिन बचतें भी हो रही हैं और हानियाँ भी हो रही हैं, और बचतें और हानियाँ दोनों बराबर हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो इसका हमने डायग्राम पढ़ना है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का ये डायग्राम है। एक्स एक्सिस पर क्या लिया, परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर्स, हमने फैक्टर कितने बढ़ाए, आपको मैंने बताया कि सभी फैक्टर को हम समान अनुपात में बढ़ाते हैं, कोई भी फैक्टर हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन फिक्स नहीं होता, सभी वेरिएबल होते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको सभी को हम समान अनुपात में बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर। परसेंटेज समान प्रपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, तो आउटपुट में कितना वृद्धि होती है। मान लो हमने फैक्टर को 10% बढ़ाया और आउटपुट भी हमारा 10% बढ़ा, फैक्टर को हमने 15% बढ़ाया, आउटपुट भी हमारा 15% बढ़ा, तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हो रहा है। तीसरा हमारा आता है पैमाने के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ता है या कम होता है, तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। तो जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाए, यदि उत्पादन उसी अनुपात से जिस अनुपात से साधन को बढ़ाया जाए, यदि उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। ऐसा कब होता है
कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन हमें उससे कम प्राप्त होता है। ऐसा कब होता है? जब हानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, पैमाने की हानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं या हानियाँ बचतों से भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कि पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। कैसे? ये देखो, एक्स एक्सिस पर हमने परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इनपुट लिया, सभी उत्पादन के साधनों में हम वृद्धि कर रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, हमने फैक्टर इनपुट को कितना बढ़ाया? उत्पादन के सभी साधनों में हमने 15% वृद्धि की, लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा? केवल 10% बढ़ा। उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि की, लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा? 15%। वृद्धि 20% की है, उत्पादन केवल 15% बढ़ रहा है। वृद्धि 15% की, उत्पादन केवल 10% बढ़ रहा है। यानी कि जितने साधन बढ़ाए उत्पादन उससे कम बढ़ रहा है। तो जितने साधन बढ़ाए जाएं, अगर उत्पादन उससे कम बढ़ता है तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल, तो हम कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब हमारी हानियाँ बचतों से भी अधिक होनी शुरू हो जाती हैं, तो पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल हमने पढ़े। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है पैमाने के प्रतिफल और सम उत्पाद विश्लेषण, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड आइसोक्वेंट अप्रोच। यानी कि पैमाने के प्रतिफल को हम आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से, सम उत्पाद विश्लेषण के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सम उत्पाद विश्लेषण क्या होता है? व्हाट आर आइसोक्वेंट कर्व, इसको हमने पढ़ना है। आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिटेल से भी है। तो हमने पहले ये समझना है कि आइसोक्वेंट कर्व यानी कि सम उत्पाद विश्लेषण क्या होता है। सम उत्पाद विश्लेषण क्या होता है? सम उत्पाद विश्लेषण में हम दो परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब हम दो परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करके उत्पादन का विस्तार करने का प्रयत्न करते हैं, वो सम उत्पाद विश्लेषण होता है। उसको सम उत्पाद विश्लेषण या सम उत्पाद वक्र कहा जाता है। तो ये जो सम उत्पाद वक्र है, आइसोक्वेंट कर्व है, ये किन मान्यताओं के ऊपर आधारित है? आइसोक्वेंट कर्व की क्या मान्यता है? एजम्पशंस। ये आइसोक्वेंट कर्व की एजम्पशंस हैं। उत्पादन के हम दो साधन लेते हैं, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सम उत्पाद वक्र यानी कि आइसोक्वेंट कर्व में दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेंगे और दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होंगे? दोनों ही वेरिएबल होंगे, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होगा। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, दोनों ही वेरिएबल होंगे। दूसरा, स्थिर तकनीक, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी में हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबल फैक्टर, विभाज्य साधन, यानी कि ये जो उत्पादन के साधन, ये सम उत्पाद वक्र आइसोक्वेंट कर्व इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो हम उत्पादन के साधन प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, जैसे लेबर ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं, ये हमारे उत्पादन के वेरिएबल फैक्टर हैं। इनको हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। अब लेबर को छोटे छोटे भागों में बांटना, क्या लेबर छोटे छोटे भागों में बांटी जा सकती है? नहीं। लेकिन ये आइसोक्वेंट कर्व इस एजम्पशन के ऊपर बेस है कि जो भी हम वेरिएबल फैक्टर यूज करेंगे उसको छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट आता है तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। सम उत्पाद वक्र यानी कि आइसोक्वेंट कर्व इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि हम कि तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावनाएं संभव है, यानी कि एक फैक्टर की जगह हम दूसरे फैक्टर को यूज कर सकते हैं। लेबर की जगह कैपिटल यूज कर सकते हैं, इसी को तकनीकी प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि लेबर की जगह हम कैपिटल यूज करना चाहें तो कैपिटल यूज कर सकते हैं, कैपिटल की जगह अगर हम कैपिटल की जगह लेबर यूज करना चाहें तो लेबर भी यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन। लेबर की जगह कैपिटल यूज करना, कैपिटल की जगह लेबर यूज करना, ये पॉसिबल है। इसके ऊपर आइसोक्वेंट कर्व बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है कुशल प्रयोग, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमने उत्पादन के साधन हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रयोग में ला रहे हैं, उनका पूरा पूरा प्रयोग हो रहा है। तो आइसोक्वेंट कर्व इन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। तो पैमाने के प्रतिफल को हमने आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से पढ़ना है। हमें पता है कि पैमाने के प्रतिफल 3 होते हैं। अब पैमाने के प्रतिफल को हम आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको पता है पैमाना का बढ़ता प्रतिफल होता है, पैमाने का घटते प्रतिफल होता है, पैमाने का समान प्रतिफल होता है। इनको हमने आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से पढ़ना है।
तो सबसे पहले पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उत्पादन उससे ज़्यादा मिलता है। तो हम कहेंगे कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। इसको आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने जैसे मैंने एजम्पशन में बताया उत्पादन के हम दो साधन लेते हैं और दोनों वेरिएबल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने उत्पादन के दो साधन लिए, लेबर और कैपिटल, दोनों ही वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। हमने दो लेबर लगाई और कैपिटल भी दो लगाई। जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं हमने ये कर्व बना दिया। ये आइसोक्वेंट कर्व की शेप है। ये जो शेप मैंने आपको बताई है ये शेप हमारी आइसोक्वेंट कर्व की है। आई क्यू लिखा है। आई क्यू का मतलब क्या होता है? आई क्यू का मतलब है आइसोक्वेंट। ये आई क्यू लिखा है, आई क्यू 1, IQ 2। आई क्यू का मतलब है आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट कर्व की शेप ऐसे होती है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से गिरती है। तो हमें क्या पता चला कि दो लेबर लगाई है और दो ही कैपिटल लगाई है। जहाँ पर ये मिल रहे हैं हमने इसके ऊपर कर्व बना दिए, ये आइसोक्वेंट कर्व है। ये ऊपर लिखा हमने 50 यूनिट। जब हम दो लेबर लगा रहे हैं, दो कैपिटल लगा रहे हैं तो 50 यूनिट हमें प्रोडक्शन के मिल रहे हैं। अब हमने क्या किया? लेबर को डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया। कैपिटल को भी डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया। ठीक है, लेबर भी डबल कर दी, कैपिटल भी डबल कर दी, लेकिन प्रोडक्शन हमें कितना मिल रहा है? तो ये 2 और ये 4 कर दिया और ये भी 4 हो गया। जहाँ जो पॉइंट आए इसके ऊपर हमने आइसोक्वेंट कर्व बना दिया। आइसोक्वेंट कर्व इसको 1 दे दिया। ये सिर्फ आइसोक्वेंट कर्व लिखा है, आई क्यू लिखा है, ये IQ 1 लिख दिया। तो लेबर भी हमने डबल कर दी, कैपिटल भी डबल कर दी, लेकिन हमारा प्रोडक्शन अब देखो डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 50 से 100 होना चाहिए, लेकिन 100 होने की बजाय 110 हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हो रहा है। फिर हमने लेबर फिर बढ़ा दी, 4 से 6 कर दी, यानी कि पहले से 3 टाइम्स कर दी। शुरू में 2 थी, अब 6 हो गई। शुरू में 2 थी कैपिटल, अब 6 हो गई, यानी कि 3 टाइम्स हो गई। तो प्रोडक्शन हमारा अब देखो ये 6 और ये 6, इसके ऊपर आइसोक्वेंट कर्व बना दिया। प्रोडक्शन हमारा कितना है? प्रोडक्शन 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो रहा है। जब 2 लगाइए तो 50 यूनिट है, 3 टाइम्स हमने लेबर कर दी तो 150 होना चाहिए, लेकिन 150 से ज़्यादा है, 180 है। लेबर 3 टाइम करने पर, कैपिटल 3 टाइम्स करने पर प्रोडक्शन 3 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है। 50 का 3 टाइम्स करें 150, लेकिन यहाँ 180 हो रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पैमाने के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के घटते प्रतिफल में क्या होता है? जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं अगर उत्पादन उससे हमें कम मिलता है तो हम कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। कैसे? वही हमने दो वेरिएबल फैक्टर लेने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, यहाँ लेबर लिया है, यहाँ कैपिटल लिया है। तो यहाँ पर लेबर आपकी कितनी है? ये 2 4 6 8, 2 4 6 8। शुरू में हमने 2 लेबर लगाई, 2 कैपिटल लगाई, प्रोडक्शन हमें कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है, ये IQ लिख दिया। फिर हमने लेबर क्या कर दी? 2 से हमने लेबर कर दी 4 और कैपिटल भी 4 कर दी। अब प्रोडक्शन डबल, लेबर और कैपिटल डबल कर दी है तो प्रोडक्शन हमें कितना मिल रहा है? 50 से 80, यानी कि प्रोडक्शन डबल से कम मिल रहा है। जितनी लेबर कैपिटल बढ़ाई है प्रोडक्शन उससे कम मिल रहा है। अगर प्रोडक्शन उससे कम मिलेगा तो हम कहेंगे कि पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। फिर लेबर हमने और बढ़ा दी, 4 से 6 कर दी, यानी कि शुरू से देखें तो शुरू का 3 टाइम हमने कर दिया, 2 से 6, 3 टाइम्स हमारी बढ़ गई, और कैपिटल भी 2 से 6 3 टाइम्स बढ़ गई। तो शुरू से उत्पादन 3 टाइम्स ना बढ़कर उससे कम बढ़ा है। 50 का 3 टाइम्स करें 150, लेकिन 150 से कम बढ़ा है, 120 ही बढ़ा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं कि जितना हमने लेबर कैपिटल का अनुपात बढ़ाया है, जितने साधन बढ़ाए हैं, उत्पादन उससे कम मिल रहा है, 3 टाइम से भी कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पैमाने के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के समान प्रतिफल क्या होते हैं? जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं अगर उत्पादन उससे भी उतना ही बढ़ता है, जितने साधन बढ़ाए उत्पादन उतना ही बढ़े, तो उसे हम कहेंगे पैमाने के समान प्रतिफल। अब ये देखो डायग्राम में ये दोनों वेरिएबल फैक्टर लिए, लेबर और कैपिटल। लेबर 2 4 6 बढ़ाई है
कैपिटल 2 4 6। शुरू में 2 लेबर है, कैपिटल 2 है, इसके ऊपर हमने आइसोकेंट दोनों जहाँ पॉइंट मिल रहे हैं आइसोकेंट का बना दिया। प्रोडक्शन ये यूनिट है, 50 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये 50 क्या है, ये 50 हमारे यूनिट्स हैं। ये 100 क्या है, 100 हमारे यूनिट्स हैं। 150 हमारे यूनिट्स हैं। तो प्रोडक्शन हमें 50 यूनिट का मिल रहा है। लेबर हमने डबल कर दी, कैपिटल भी डबल कर दी और आउटपुट भी डबल हो गया, 50 से 100 हो गया। फिर हमने लेबर और बढ़ा दी, यानी कि 6 कर दी। शुरू से 3 गुना हो गया, 2 से 6 हो गई और कैपिटल भी 2 से 6 हो गई। तो प्रोडक्शन भी हमारा 3 टाइम्स हो गया, 50 से 150 हो गया। तो हम क्या कहेंगे अब, क्योंकि जितना हमने इनपुट बढ़ाया, लेबर कैपिटल जितनी बढ़ाई, आउटपुट भी उसी अनुपात में बढ़ा। लेबर कैपिटल डबल की, प्रोडक्शन डबल हो गया। लेबर कैपिटल 3 टाइम्स की, प्रोडक्शन भी 3 टाइम्स हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको पैमाने के समान प्रतिफल कहेंगे। तो ये पैमाने के जो 3 प्रतिफल हैं हमने आज कंप्लीट कर लिए। आज आपने इतना ही पढ़ना।